हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस किंगडम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम पास में है और किसी भी एग्ज़ाम में अगर हमको स्कोर को बूस्ट करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उस एग्ज़ाम में आए हुए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करना 360 डिग्री में। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन को, ठीक है, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 38 बीपीएससी से लेकर 71 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सारे क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें शामिल होंगे सीडीपीओ 2018, सीडीपीओ 2025, सीडीपीओ 2022 के क्वेश्चंस भी। इसके साथ साथ ही बीपीएससी टीआरई 2023 और बीपीएससी टीआरई 2 2023 जो कि दिसंबर में हुआ था, और बीपीएससी बीपीओ यानी कि बीपीएससी के द्वारा कराई गई लगभग सारे क्वेश्चंस आपको प्राप्त होने वाले हैं इस सीरीज़ से। तो बिना देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि बीपीएससी में सबसे ज़्यादा वेटेज कौन कौन से टॉपिक रखते हैं। इवन अगर हम बात करें बीपीएससी के टॉपिक्स की तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें 3 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। एक हिस्ट्री हो गया, दूसरा साइंस हो गया, तीसरा जो है बिहार स्पेशल हो गया, ठीक है, बिहार स्पेशल हो गया। इन 3 सेक्शन से आपके लगभग 75 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर एनालिसिस की बात करें तो पिछले 4 सालों में लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपको मिलते हैं हिस्ट्री से। साइंस से भी मिलते हैं लगभग 30 से 32 क्वेश्चन, एवरेज यही है पिछले 4 सालों का, हमने देखा है। बिहार स्पेशल की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि ये जो 3 सेक्शन है यही आपको 75 क्वेश्चंस दे देते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो यही सब चीज़ों को देख के हम क्या करते हैं कि भारतीय इतिहास जो कि बहुत ही ठीक ठाक वेटेज रखता है, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम साइंस पे चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करें भारतीय इतिहास को बिना किसी देरी के, ठीक। भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसका प्राचीन भारतीय इतिहास में पहला टॉपिक है पाषाण काल, ठीक है, पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा, किली, गुल मोहम्मद, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और अगला ऑप्शन था दाम सादात। तो मेहरगढ़ से ही हमको पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है केवल पशुपालन को लेके, तो आदमगढ़ और बागौर, ठीक है, 2 जगह आते हैं। इसको पहले हम देख लेते हैं। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। लेकिन जो नई खोज हुई है उस नई खोज के अनुसार अगर बात करें तो जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य माना जाता है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लहुरा देव में स्थित है, ठीक। तो कभी ऑप्शन में अगर लहुरा देव रहता है तो हमको लहुरा देव टिक करना पड़ेगा, क्योंकि जो नया खोज हुआ है ऐसा माना जाता है कि लहुरा देव से लगभग 8000 ईसा पूर्व से लगभग 7000 ईसा पूर्व के लगभग जो है के मध्य में यहाँ लहुरा देव में क्या उगाया जाता था? चावल, ठीक। क्या उगाया जाता था? चावल उगाया जाता था। और उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोजों से पूर्व जो है ऐसा माना जाता था कि मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अभी भी एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, ठीक। और यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे। जबकि प्राचीनतम चावल साक्ष्य वाला जो अगर स्थान माना जाए सबसे ज़्यादा तो ये भी प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे? कोल्डीहुआ बेलन नदी घाटी पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा एज है जिसको चालकोलिथिक युग बोला जाता है? पहली बात चालकोलिथिक का मतलब समझते हैं। चालकों का क्या मतलब होता है? चालकों का मतलब होता है कापर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, कापर स्टोन एज, ठीक। तो यहाँ पे कापर स्टोन जैसा कुछ दिख रहा है हमारा ताम्र पाषाण युग, तो इसी को टिक करेंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में कुछ खास है नहीं, वही बातें हैं जो मैंने बताई थी, ठीक। तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण मिलते थे यहाँ पे, बस इतनी ही बात लिखी हुई है। अगला देखते हैं प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से मिलता है? तो गंगा नदी घाटी, यमुना नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी, तीनों ही गलत है। नर्मदा घाटी से मिल जाता है। नर्मदा घाटी में एक स्थान है हथनौरा, मध्य प्रदेश में, वहीं से मिलता है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में।
जी हाँ, एकदम सही बात है कि हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरे स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ठीक है। और इसकी खोज, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि इसकी खोज 1982 में सांकलिया ने की थी। कौन? अरुण सोन सांकलिया नहीं है, अरुण सोनकिया द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है किस स्थान में भीमबेटका स्थल स्थित है। ठीक, देखो क्वेश्चन तो सबको पता है आंसर इसका कि मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन उससे ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भीमबेटका से क्वेश्चन आते रहे और आते रहेंगे अलग अलग फॉर्म में। ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये हो जाता है इसका टाइम स्पैन, इसमें दिया गया है कि नहीं, एकदम सही है, इसमें दिया गया है। इसका जो भीमबेटका केव है, इसका जो टाइम स्पैन है ये पैलियोलिथिक से लेके मेजोलिथिक तक है, यानी कि पूर्व पाषाण काल से लेके मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही थी कि इसका एक्सपेंशन पूछता है एग्जाम में। ठीक, बड़े बड़े एग्जाम में, इवन यूपीएससी में भी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है। और बात करें इस भीमबेटका गुफाओं की, तो यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने प्राप्त हुए हैं। ये चित्रकला थी, बहुत विकसित फॉर्म में तो थी नहीं, तो उस टाइम जो भी था, जैसे मान लो साथ में डांस वांस कर रहे हैं, तो ऐसे ही रेखांकित चित्र बनाया, बहुत ही अस्पष्ट चित्र नहीं बनाया कि आज की तरह एकदम पेंटिंग करके जो है रखे हों। ठीक है, और बात करें तो इसमें ये लोग शिकार करते हुए, पशु पक्षी युद्ध, ये सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। और अब तक बात करें तो 750 शिलाश्रय की पहचान हो चुकी है, जिसमें से लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। 9 पाषाणकालीन स्थल हैं। ठीक, नियोलिथिक जो है स्थल हैं, और 9 पाषाणकालीन स्थलों के स्थान। उतनूर कहाँ पे स्थित है भाई? अगर उतनूर की बात करें तो उतनूर को मिला देंगे हम तेलंगाना से। ठीक, उतनूर तेलंगाना में पड़ेगा। चिनान दुनिया जानती है, बिहार से मिला देंगे, बिहार। गुफ कराल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है भाई, यूपीएससी ने 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गुफ कराल से। गुफ कराल होता क्या है? गुफ मतलब होता है गुफा, कराल मतलब होता है पोर्टर, केव इनहेबिटेड बाय पोर्टर्स, यानी कि जो कुम्हार के द्वारा जो केव जो है रिजर्व रखा जाता था, इनहेबिटेड किया जाता था, जहाँ पे जो है कुम्हार काम करते थे, वो था गुफ कराल स्थान। और ये कहाँ पे पाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और जो नेक्स्ट वन इज है पायमपल्ली कहाँ पे है भाई? पायमपल्ली को मिला सकते हैं हम तमिलनाडु से। एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही मिलाया कि नहीं, क्योंकि हम भी आप ही के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ एकदम ठीक है। उतनूर जो है तेलंगाना में है, चिरान बिहार में है, ये है, गुफ कराल कश्मीर में है, और पायमपल्ली जो है तमिलनाडु में है। सही बात है। अगला है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है। आहार है, कायथा है, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो गया। सावलदा हो गया, मालवा हो गया, एक भी समझ में नहीं आया इसमें, एक भी स्थान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और पूछ रहा है यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। हाँ, ये मालवा के बारे में हमको नॉलेज है। मालवा कहाँ से? मालवा को मिला सकते हैं नर्मदा से, है ना, मालवा रीजन में तो नर्मदा बहेगी। तो देखते हैं एक से मिलाने पे काम बन रहा है क्या? अगर डी में 2 मिलाया जाए तो, हाँ एक ही में तो है, डी में 2, सी होगा ऑप्शन। हाँ सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं जो हमको नहीं आता है। आहार जो है, यहाँ से बनास नदी निकलती है, कायथा से काली सिंध, का से कायथा, का से काली सिंध, और सावलदा या स्वालदा से ताप्ती निकलती है, और मालवा से नर्मदा निकलती है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा का मतलब ये कि थोड़ा टफ हो गया था स्थान, क्योंकि जल्दी किताबों में मिलता भी नहीं। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से अब क्वेश्चन है। कह रहा है सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? देखो 3 बातें हैं, एक है प्री हिस्टोरिक एज, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक एज, तीसरा है हिस्टोरिक एज। ठीक, इसको समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। प्री हिस्टोरिक एज क्या है भाई? ऐसे एज को कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। ठीक, जिसमें हमको कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता ही नहीं, मतलब कोई भी लिखित साक्ष्य हमको मिलता ही नहीं, और एक्सकावेशन करने पे भी कुछ खास मिलता नहीं, उसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। ठीक, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक एज, यहाँ पे एक्सकावेशन तो किया गया है, और मतलब यहाँ से रिटन एविडेंसेज भी मिले हुए हैं, बट रिटन एविडेंसेज जो हैं उनको जो है
रिटन एविडेंसेस को ठीक से डिसाइफर नहीं किया जा सका है, मतलब ठीक से पढ़ा नहीं जा सका है। हिस्टोरिक एज से एक्सकावेशन भी किया गया है, प्राप्त हुए हैं, और रिटन एविडेंसेज भी प्राप्त हुए हैं और उनको अच्छे से पढ़ा जा सका है। ठीक है, वो हिस्टोरिक एज में आता है, मतलब जिनके बारे में हमको एकदम पुख्ता जानकारी है। ठीक, प्री हिस्टोरिक एज में क्या है कि चीज़ें प्राप्त हुई हैं बट कोई रिटन एविडेंसेज नहीं है। ठीक, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये क्वेश्चन करें तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है भाई? तो ऐतिहासिक काल में, मतलब हिस्टोरिक एज गलत हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज। देखो यहाँ से भाई चीज़ें तो मिली हुई हैं लेकिन कोई रिटर्न एविडेंस तो नहीं है ना यहाँ पे। उत्तर ऐतिहासिक काल ये भी नहीं, यही प्रोटो हिस्टोरिक एज को ही हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन कहता है लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड कहलाता है। ये तो ठीक है, सब बता दो चुके। अब जो है भारतीय इतिहास में लगभग 3000 से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को आद्य ऐतिहासिक माना जाता है, वही सांध्य सभ्यता वाला। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं, इवन इससे ज़्यादा ही बता चुके हैं। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। भाई अगर इसकी महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो पक्की ईंट, तो भाई ये तो पक्की बात है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विशेषता क्या ही होगी। प्रथम असली मेहराब, ये तो मेहराब तो बलबन के टाइम का है मेरे ख्याल से। पूजा स्थल, देखो पूजा स्थल तो मिले हुए हैं लेकिन इसके बारे में बहुत कंफर्म नहीं है, बहुत ही डिबेटेबल इशू है ये पूजा स्थल का, जो क्योंकि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मिले हुए हैं और जो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग मिले हुए हैं उनमें से कुछ को बोला जाता है कि ये पूजा स्थल हैं, बट बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है। कला एवं वास्तुकला को ले ही सकते हैं, तो एक से अधिक। ठीक, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। हाँ, इसकी कह रहा है प्रमुख विशेषता जो है नगर नियोजन है, सही बात है। कस्बे सुनिश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे। पक्की ईंटें, ठीक है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार दुनिया जानती है। सतही पक्की ईंटों की ये भी जानते हैं लोग, जिप्सम से जोड़ा गया ये भी जानते हैं। ठीक है, और क्या है, सुनियोजित वास्तुकला, ठीक। उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक, तो ये हो गया था। मेसोपोटामिया एवं मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं को इससे जो है कंपेयर किया जाता है। ठीक, अब पूजा स्थल, यहाँ पे पूजा स्थल के बारे में लिखा है, ये भी जो हम बोल रहे थे कि यहाँ से स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसी प्रकार प्रथम असली मेहराब, हाँ देख रहे हैं, बलबन के मकबरे में दिखता है। ठीक है, ये मिडाइवल का क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन मिडाइवल का नहीं था, ये जो मेहराब वाला चीज़ें हैं वो मिडाइवल में ही मिलती है ना। आगे देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को मिनी हड़प्पा कहते हैं। भाई लोथल को बोलते थे मिनी हड़प्पा। ठीक, लोथल उस टाइम का पोर्ट था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट था। ठीक, सबसे दक्षिणम शहरों में से एक है कौन? लोथल। प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणम शहरों में से एक है। यह आधुनिक गुजरात में स्थित है। इसकी जो है अगर बात करें तो उत्खनन कौन किया था? एस राव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह हो चुका है भाई, लोथल तो अभी किए हम। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है लोथल। ठीक है, आगे सिंधु घाटी सभ्यता, ये हो चुका। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? अगर बात करें दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता की तो सिंधु सभ्यता गलत, इजिप्टियन गलत, चाइनीज गलत। तो मेसोपोटामिया जो है भाई इराक का है, ये सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, कहाँ पे है ये? इराक में दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। ये मेरे ख्याल से ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं ना, दजरा और फराक नदियों के बीच में थी। ठीक, इसमें दिया नहीं गया है। और ये सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई है। और इजिप्शियन सभ्यता की बात करें तो ये तो मिस्र घाटी में ही होगा। मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नाइल रिवर के द्रोणी में हुआ था, या मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद मानी जाती है। ठीक, द नेक्स्ट वन कह रहा है कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? भाई बैल पहला दिया है, बैल दिया है, हाथी दिया है, घोड़ा दिया है। देखो बैल हाथी के बारे में तो पुख्ता जानकारी मिलते हैं, बट घोड़े के बारे में ना थोड़ा प्रॉब्लम है। एक तो एक स्थान है सुर का टोडा। ठीक, यहाँ से जो है बोला जाता है कि घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
बट ये बहुत डिबेटेबल इशू है। तो बीपीएससी ने क्या माना है? अच्छा, घोड़ा ही माना है, ठीक है। बीपीएससी ने घोड़ा को ही माना है कि गलत है। यहाँ से दरअसल बात यह है कि ये जो रेलिक प्राप्त हुए हैं उससे जो है ये पता लगा है कि ये बहुत मतलब कंफर्म नहीं कि घोड़े के अवशेष हैं। वो लोग डबल हम्ड कैमल के बारे में बात करते हैं कि उसका है ये, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, इसने भी वही आंसर दिया है। यहाँ सुरकटोड़ा के बारे में कुछ दिया है, हाँ, सुरकोटदा से तथाकथित अवशेषों में 6 के लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय अर्थात 3री शताब्दी के ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य वास्तविक बताया गया है। ये देखो, इस तथ्य को नहीं मानते हैं कौन? रामचरण शर्मा, रोमना थापर और मेडो। अगर इस तथ्य को नहीं मानते तो ऐसे ही मामला ख़राब हो गया, ठीक है। इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है क्योंकि डिबेट का इशू है, ठीक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? भाई हल की बात करें अगर हल तो प्राप्त हुआ आपका बनावली से, ठीक है। लेकिन ये आंसर ही क्यों दे रहा है? अच्छा, धौलावीरा कालीबंगा भी, कालीबंगा से एक्चुअल में तो प्लाउ फील्ड मिले हैं, बट कई किताबों में ऐसा बोला जाता है कि प्लाउ फील्ड के अलावा, ठीक, प्लाउ फील्ड मतलब जुते हुए खेतों के अलावा जो है यहाँ से, क्योंकि जुता हुआ खेत है तो हल भी तो मिलेगा, यहाँ से भी हल की प्राप्ति हुई है ऐसा माना जाता है, इसलिए मोर देन वन बोला गया। बाकी ऐसे अगर ये 4 ऑप्शन होता ना तो हमेशा बनावली को चूज करते हैं, कालीबंगा नहीं, ठीक है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में ऐसा ही कुछ लिखा होगा। हाँ, जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की भी प्राप्त हुई है। हाँ, हम जानते ही थे कि बीपीएससी को छूट पटांग ऐसे ही आंसर देगा, बट इसका सही आंसर तो वही होना चाहिए, क्या? बनावली, ठीक। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेत? ये देखिए, जुते हुए खेत के बारे में है तो केपी मतलब कालीबंगा प्लाउ फील्ड, ठीक है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कह रहे हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बने हुए हल की प्रतिकृति मिली है, ठीक है। आगे बात करें, खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल। हाँ, लोथल जो है किस नदी किनारे स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो लोथल जो है आपका भोगवा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। लोभ याद किया था मैंने बहुत पहले पढ़ते वक्त, तो लोथल जब आता था तो भोगवा लगा देते थे, ठीक है, ठीक है भाई। कह रहा है लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बातें तो याद नहीं रहती। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है, ठीक। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत, फिर से वही आया, जुते हुए खेत कहाँ मिले जाएगा भाई? केपी कालीबंगा प्लाउ फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है पूछा है? आर.डी. बनर्जी है, के.एन. दीक्षित पता नहीं, ऐसे बस देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार। ये हमको पता नहीं है, इसका जो आंसर दिया है ये आंसर दिया है V.A. स्मिथ, ठीक है। हाँ, स्मिथ कहाँ ही होंगे, लेकिन एक बार देख लिया जाए, बहुत सारे लोग क्योंकि इससे जुड़े थे। हाँ, 1921, ये बात तो सबको पता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया था 1921 में, सब लोग जानते हैं। दूसरी बात भी सब लोग जानते हैं कि 1922 में राखालदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी ना, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें तो कुछ विद्वान जैसे के.एन. दीक्षित और अर्नेस्ट मैके और R.L. स्टीन और A.N. घोष, J.P. जोशी आदि जो इनमें शामिल थे, ठीक है, ठीक है। B.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे भाई,
ये क्या है, एक एंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, B.A. स्मिथ। ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता है? तो देखो, सबसे पहली बात कि मिट्टी के बर्तनों पर वैसे भी आप लोग जब किताब खोलते हैं तो लाल रंग का पेंटिंग मिलता है, तो लाल रंग लगा सकते हैं। और एक बात बताएं आपको, अच्छी बात, कि अगर बात करें हड़प्पा कालीन चीज़ों में, तो आप वहाँ पे जनरली जो भी रंग देखेंगे ना वो नेचुरल कलर होंगे, जैसे लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, ये इन सब चीज़ों का यूज हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर मिट्टी के बर्तनों के बारे में बात करोगे तो लाल रंग ही, ठीक है, टिक करना पड़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ खास होगा नहीं, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना, मतलब कह रहा लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर का वर्षा का होना से, अच्छा कह रहा कितने वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई कि सिंधु घाटी जो है निपट गया। ठीक, सिंधु घाटी ख़त्म हो गया। अब ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका जो है IIT खड़गपुर वर्ष 2018 में इनका एक अध्ययन दल था, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया और बोल दिया भाई कि 900 वर्षों तक। ठीक, तो इनका बात मान लो, 900 वर्ष तक जो है वर्षा ना होने के कारण निपट गया। वैसे तो बहुत सारे जो है विद्वान ये भी मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और बहुत ज़्यादा वर्षा होने की वजह से भी चीज़ें ख़राब हो गई, बह गई। ठीक, अब इसमें क्या है, कह रहा है कि ज्ञातव्य है कि ऑरेल स्टील जैसे विद्यालयों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण माना है। अच्छा, ये लोग सूखा मान रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है सूखा मान रहे हैं, तो मान रहे हैं कि 900 वर्षों तक सूखे की स्थिति में रही, तो फिर इसलिए जो है चीज़ें ख़राब हो गई। अब हम वैदिक काल में पहुंच जाते हैं। देखिए, वैदिक काल का हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? भाई, अपाला घोषा का नाम साथ ही में आता है, ऋग्वेद में ही थी। और विश्ववारा का भी नाम आता है। ये गार्गी संहिता ये जो है बाद में आया था, ये गार्गी बाद की हैं। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे लिखा भी है गार्गी उत्तर वैदिक यानी कि उपनिषद युग के दार्शनिक हैं, ना कि ऋग्वेद की। एकदम सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्ववारा। ठीक, अपाला घोषा गार्गी, अपाला घोषा और विश्ववारा, गार्गी नहीं, अपाला घोषा और विश्ववारा कहाँ पे हैं, ऋग्वैदिक काल की ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। कह रहा है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो भाई ये राजगृह था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ठीक है, राजगृह मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया जाता था। इसका पहला जो राजवंश था कौन था, बृहदत्त वंश का था। ठीक है, बृहदत्त का उल्लेख ऋग्वेद से भी प्राप्त होता है, जानते हैं आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया, बार बार पूछा जाता रहता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो दुनिया जानती है कि जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। एक क्वेश्चन और आता रहता है कि गायत्री मंत्र जो है कौन का उल्लेख जो है कौन से मंडल में है? तो मेरे ख्याल से तीसरे में है क्या? ठीक है, तीसरे में। आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। ठीक, देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 9वां मंडल हो जाएगा। बात करें ऋग्वेद में तो कुल 10 मंडल हैं, 114 सूक्त है। ठीक, नहीं, 9वें मंडल में 114 सूक्त है जो कि सोम को समर्पित है। टोटल सूक्त 1028 है क्या? मेरे ख्याल से 1028 है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो फिर से वही आया, सोम को समर्पित होगा। सोम और इस पेपर नामाकृत देवता को समर्पित है। ये आपका गायत्री मंत्र वाला आ गया। कह रहे गायत्री मंत्र किस पुस्तक में उल्लेख मिलता है? तो भाई ऋग्वेद में ही मिलता है। हाँ, ये मंडल भी आ गया, देखिए तीसरे मंडल में ही है। ठीक है, तीसरे मंडल में वर्णित है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? मतलब कि अछूत की अवधारणा किस काल में आई? तो ऋग्वैदिक काल में नहीं भैया, क्योंकि ऋग्वैदिक काल का एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है कि नैतिक मूल्यों पर आधारित सबसे मजबूत पिलर का निर्माण जो है ऋग्वैदिक काल में हुआ था। ये स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है। तो वहाँ पे तो बहुत ही नैतिक मूल्य चल रहे थे, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, तो ये बात गलत काट देंगे। उत्तर वैदिक में थोड़ा सा मामला पाल्यूट हुआ, थोड़ा गड़बड़ हुआ,
लेकिन ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में देखिए आप धर्मशास्त्र के समय में दिया है, सबसे अच्छा ऑप्शन यही होना चाहिए। ठीक है, उत्तर गुप्त काल ये सब कोई मतलब नहीं है। हाँ, धर्मशास्त्र के समय में एक्सप्लेनेशन में भी आपका यही दिया है। धर्मशास्त्र के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों का जो है उदय हुआ, यही सब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जान ही रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लोहे के बारे में जहाँ तक मेरा ख्याल है सबसे पहले अतरंजी खेड़ा से मिला था 1000 BC के आसपास, शायद 1000 BC के आसपास। देखते हैं पहले ऑप्शन क्या क्या है। 9000 वर्ष पूर्व, ये तो गलत हो जाएगा। 12000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष। आंसर क्या है इसमें? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सही है। इसमें क्या दिया है ये देखिए, अतरंजी खेड़ा का कोई उल्लेख तो नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन 1000 ईसा पूर्व जो है बताया जा रहा है कि 1000 ईसा पूर्व जो है स्वीकार है। ठीक है, पढ़ लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, कह रहा है कि विश्व में जो है, पूरे विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग जो है प्रारंभ किया। इसके पश्चात विश्व के अन्य क्षेत्रों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के वान चियांग नामक पुरास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहा प्राप्त हुए। ठीक, 1600 से 1200 ईसा पूर्व की बात है लगभग ये। अब भारत में कह रहा है नोह, राजस्थान के दोयाब क्षेत्र से कृष्णा दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त हुआ, जिसकी संभावित 1400 ईसा पूर्व। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 से 600 अथर्ववेद में। ठीक है, ये तो वेद में। ठीक है, श्याम अयस के रूप में प्राप्त हुआ है। ये अतरंजी खेड़ा का उल्लेख है, तो इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उपयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूँ, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। ठीक है, यही अतरंजी खेड़ा इम्पोर्टेंट है और 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, बोगज खोई, बोगज खोई बहुत इंपॉर्टेंट बात, एशिया माइनर भी बोलते हैं, एशिया माइनर का अभिलेख। ठीक, बोगज खोई क्या है भाई? अभिलेख है, पहले अभिलेख लिखा है, दूसरा कह रहा है व्यापारिक केंद्र काट दो, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई है, ये भी बकवास है। ये वाला ठीक है, कह रहा है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। दरअसल बोगज खोई इसीलिए मशहूर ही है क्योंकि जो भी हमारे यहाँ देवता थे, वैदिक देवता थे ना, लगभग उन्हीं देवता के तर्ज पे वहाँ के भी देवता थे, और इवन कई लोग के नाम तो सिमिलर मिल जाते हैं बोगज खोई में। ठीक है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बोगज खोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हुए हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे। ठीक है, जो संधियों और साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। यही अभी आप लोगों को हमने बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध कह रहा है कि 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है। तो ये जो पुरस्कृत नदी थी, जिसको हम रावी नदी बोलते हैं अब, वहाँ पे लड़ा गया था 10 राज युद्ध। ठीक है, ये 10 राजाओं का युद्ध था। ठीक, जिसमें माना जाता है कि जो हम राजा थे हमारे सुदास, इनकी विजय हुई थी। भरतों के राजा जो सुदास थे, इनकी विजय हुई थी। ठीक, द नेक्स्ट वन, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? ठीक है, कह रहा है दार्शनिक, अगर दर्शन की बात आ गई तो उपनिषद ही होगा। ठीक, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अगर दर्शन की बात आई, फिलॉसफी की बात आई, तो आपको उपनिषद ही चुनना होगा। ठीक है, अब हम बौद्ध धर्म पे आ गए भाई। बौद्ध धर्म देख लेते हैं क्या है। कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दुनिया जानती है भाई, लुम्बिनी में हुआ था। पहली बात, इनका जन्म से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो इनका जो है सन याद होना चाहिए। 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, और बोध गया में इनको
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कब? वैशाख पूर्णिमा की रात को, ठीक है। ऋषिपत्तनम, काशी, ठीक। या बात करें सारनाथ में, तो इन्होंने अपना पहला उद्देश्य दिया था, उपदेश, जिसको जो है धर्म चक्र परिवर्तन माना जाता है। और कुशीनगर में ये जो है कुश को प्राप्त हो गए थे, यानी कि महानिर्वाण हो गया था इनका, ठीक है। आगे बात करें तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? भाई जहाँ पे अपना पहला भाषण देगा सारनाथ में, तो वहीं पे तो महात्मा बुद्ध देंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ पे दिया? फिर से सारनाथ। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। बोध गया में किसको प्राप्त हुई थी? जाहिर सी बात है, हमारे बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। चलो आगे चलते हैं। जन्म, अच्छा पूछ रहा है जन्म कहाँ पे हुआ, ये सब मिलाना है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई। बहुत ही आसान क्वेश्चन फिर से। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं, ये जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उनके जन्म का सिंबल क्या था? ठीक, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जन्म इनका हुआ भाई लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई? ज्ञान प्राप्त हुई बोध गया में। प्रथम वचन दिया इन्होंने सारनाथ में। निधन हो गया कुशीनगर में। चलिए आप लोग को जन्म का सिंबल बता ही देते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहानी है कि जब जो है महात्मा बुद्ध पैदा हुए, बुद्ध के रूप में पैदा हुए नहीं थे, मतलब सिद्धार्थ जब पैदा हुए, तो पैदा होने के तुरंत बाद ये 4 कदम चल दिए, और वो जो 4 कदम चले ना, तो उन कदमों के जो निशान थे वहाँ पे कमल का उदय हो गया, कमल खिला है। तो इनका जो है जो जन्म का सिंबल माना जाता है वो लोटस, ठीक। ऐसे ही जवानी का सिंबल मेरे ख्याल से बुल को माना जाता है, और महाविनिष्क्रमण मतलब जब ये घर को त्यागते हैं उसका जो सिंबल है वो घोड़ा है, ठीक। ऐसे सिंबल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी याद करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं हुई थी। बिहार की बात करें तो पहली बात तो बौद्ध संगीत की बात करें, PVR, पहला तो राजगृह हुआ था। राजगृह भाई बिहार में भी है। दूसरा ही वैशाली में, ये भी बिहार में है। तीसरा पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में है। तो कहने का मतलब 1 2 3 तीनों बिहार में। चौथा तो कुंडलवन में हुआ था ना, कश्मीर में, तो ये बिहार में कहाँ से आएगा? तो इसलिए चतुर्थ लगा देंगे तो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कुछ अच्छी बातें। प्रथम बौद्ध संगीत जो है महान परिनिर्वाण के तुरंत बाद कहाँ पे आयोजित हुआ था? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है राजगृह में आयोजित हुआ था। और कहाँ पे? सप्तऋषि गुफा में आयोजित किया गया था। द्वितीय की बात करें तो हो ही चुका है कि ये वैशाली में आयोजित हुआ था। तृतीय की बात करें तो ये पाटलिपुत्र, ठीक है, सब बता चुके हैं। चौथी जो है कुंडलवन, कश्मीर में, ठीक। आप लोग अध्यक्ष बताना है, हो सकता है अभी आगे अध्यक्ष आएगा ही, ठीक। जैसे तीसरी का कौन था? तासे तीसरा तासे मोगलीपुत्र तिश, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? भाई प्रथम है, प्रथम कहाँ पे होगा? राजगृह में होगा, अभी तो हम लोगों ने देखा। और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कब? इनके मृत्यु के तत्काल बाद। ये तो अभी बता ही चुके, कौन सी गुफा थी? सप्तपर्णी गुफा, ठीक। इस समय मगध का शासक कौन था? ये पूछा जाता है भाई, अजातशत्रु था ना। इस संगीत की अध्यक्षता कौन की थी? तो अभी हमने बोला ही था, अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे महाकश्यप जी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे में सब काम ही करते हैं मेरे ख्याल से। तीसरे में मोगलीपुत्र तिष्य करते हैं, ठीक। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली भी शामिल थे। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन इसी में हुआ था, ठीक। जिन्हें सुत्त और विनय पीटक 2 पीटकों में विभाजित किया गया है। पहले में ही सुत्त पीटक और विनय पीटक। सुत्त पीटक में क्या है भाई? सुत्त पीटक में है टीचिंग ऑफ बुद्धा के टीचिंग के बारे में बात की गई। विनय पीटक में रूल ऑफ संघ के क्या रूल होंगे उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा विनयशील थे वो लोग। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई प्रथम के तो वसुमित्र थे। प्रथम के कौन थे? वसुमित्र थे, ठीक है। और प्रथम के वसुमित्र थे, सही बात है। और ये महाकश्यप
एक सेकंड, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। चलिए देख लेते हैं महाकश्यप के बारे में। तो हाँ ठीक तो है, महाकश्यप ही तो है। वसुमित्र बता रहा हूँ, तभी तो सोच रहा हूँ कि कैसे गड़बड़ हो गया हमें लगा कि वसुमित्र दिया है इसमें। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो आयोजित की गई थी राजगृह में। ठीक है, कहाँ पे? राजगृह में। कौन सी बौद्ध, ये तो हो चुका। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध, फिर से वही बार बार आ रहा है, राजगृह राजगृह। ठीक है, बौद्ध समिति राजगृह में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क का शासनकाल में किस नगर में आयोजित किया गया था बौद्ध सभा? जाहिर सी बात है, कनिष्क का शासनकाल था तो चौथा बौद्ध समिति होती है, और कहाँ पे होती? कुंडलवल, कश्मीर में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। चौथी और अंतिम संगीति सभा जो है कुषाण शासक जो थे कनिष्क के राज्यकाल में, कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन में की गई थी। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? हाँ, इसकी अध्यक्षता करेंगे वसुमित्र। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? वसुमित्र करेंगे। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कौन? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन जो है विद्वान रहा करते थे? तो अश्वघोष नाम आता है, और चरक। ठीक, और अश्वघोष, चरक, दो ही नाम इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, बस इतना ही देखते हैं, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन में वही सब बातें हैं जो पीछे हो चुकी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं दिख रही मुझे, नहीं तो अभी करा था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने चतुर्थ, फिर से वही बात, कनिष्क। बार बार देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, बार बार हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें याद हो जाए, कहीं गलती से भी गलत ना हो। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। तीसरा था ना अशोक का, तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक, तासे तीसरा, तासे तीसरे बताए थे, एक्सप्लेनेशन में भी यही बात लिखी गई है। इसमें जो है राज्यकाल में मोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ठीक, फिर से वही क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? जाहिर सी बात है पाटलिपुत्र में बुलाई जाएगी, और कहाँ बुलाई जाएगी? पढ़ते पढ़ते पागल हो गए हैं, बार बार वही चीज़ें, कोई बात नहीं, थोड़ा हो लिया जाए। ठीक, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था भाई? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में, पीछे भी पढ़ चुके हैं। पहला उद्देश्य कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में उनका जो है जन्म हुआ था। ठीक, सारी बातें हो गई। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है इसमें दी हुई है एक्सप्लेनेशन में कि भाई इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो बुद्ध ने सूकर मदव खाने के बाद, दरअसल इसको एक मशरूम माना जाता है, कि कुछ लोग मांस बोलते हैं बट मांस नहीं, रिसर्च के द्वारा जो है प्राप्त हुआ है कि ये एक मशरूम था, टॉक्सिक मशरूम, उसको खाने से इनके पेट में जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई और इनकी जो है मृत्यु हो गई। ठीक, कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है, और कब मृत्यु हुई थी भाई? 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि डायरेक्ट इनके जन्म और मृत्यु से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रिपिटक किसकी जो है धार्मिक पुस्तक है? क्या? त्रिपिटक। त्रिपिटक बुद्ध की, जाहिर सी बात है। त्रिपिटक में कौन कौन शामिल हैं? त्रिपिटक में क्या कहते हैं उसे? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 चीज़ें शामिल हैं, है ना। देख लिया जाए, एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, छोटा सा ही है। हाँ, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अभी बात हो चुकी। विनय पिटक के बारे में मैंने पीछे भी बताया था कि विनय का मतलब ये होता है कि रूल ऑफ संघ। ठीक है, देखो कैसे याद रखेंगे, ये नहीं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हमें याद ही ना आए, कि क्योंकि वहाँ मैच करने के लिए आता है तो बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, तो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ जिससे कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। देखो सुत्त पिटक से क्या लग रहा है कि सूत्र होंगे बुद्ध के सूत्र हैं, यानी कि बुद्ध के अगर सूत्र हैं तो इसमें जो है बुद्ध की टीचिंग होगी। ठीक है, एक सेकंड, क्या हो गया भाई? हाँ, बुद्ध का टीचिंग होगा, तो टीचिंग ऑफ बुद्धा।
टीचिंग ऑफ बुद्धा किस में होगा? सुत्त पिटक में। विनय पिटक में विनय संबंधी बात होगी, मतलब कुछ मॉरल्स होंगे और चीज़ें होंगी, इसलिए रूल ऑफ संघा बोलते हैं। ठीक, रूल ऑफ संघा। विनय पिटक में रूल ऑफ संघा। अभिधम्म, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभिधम्म में होता है फिलॉसफी बुद्ध के जो दर्शन, दार्शनिक जो सिद्धांत हैं उसके बारे में अभिधम्म पिटक में बात की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये तीनों बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और हम बात करें विनय पिटक सुत्त पिटक की, तो ये प्रथम जो बौद्ध संगीत थी ना उसमें हुई थी, और अभिधम्म पिटक जो है ये लास्ट वाले में हुई थी, यानी कि चौथे में। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें दिया नहीं गया है बट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर को प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, देखते हैं। अंतर की बात कर रहा है हीनयान और महायान में। कह रहे अहिंसा पर जोर। ठीक, जाति विहीन समाज, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा। देखो बेसिक अंतर तो यही है भाई। हीनयान में क्या था? हीनयान में कभी भी किसी भी आइडल वर्शिप नहीं किया जाता था, किसी भी मतलब आइडल की पूजा नहीं की जाती थी। लेकिन जब महायान आया, ठीक, महायान आया तो वो लोग आइडल वर्शिप करने लगे, बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने लगे कनिष्क काल में। तो इसीलिए जो मूलभूत अंतर है वो यही है कि देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो मेरे ख्याल से चतुर्थ पीढ़ी का है। चतुर्थ का है कि पंचम का है, देख लेते हैं एक बार। शायद 5वीं पीढ़ी का होता है। आंसर तो इसमें कुछ नहीं दिया है, मतलब मामला गड़बड़ है। कह रहे 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है, केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। अन्य तथ्य की बात करें तो वृक्ष 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र, 2-1-3 हो गया, 1 बार पूर्ववर्मा, 3-1-4 हो गया, और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था, यानी कि 5 हो गया। अतः यह 6ठा पीढ़ी का वृक्ष है। 2-1-3-1-4 1-5। कह रहा है कि बिहार सरकार पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण जो है इसे बाहर कर दिया गया है। ठीक है तो 5वीं पीढ़ी का। ठीक है, तो ये विवादित प्रश्न है भाई, इसमें क्या ही किया जा सकता है। आप लोग देख रहे हैं इसको जो है 5वीं पीढ़ी का माना जा रहा है, 6वीं पीढ़ी का माना जा रहा है। ठीक है, बिहार वेबसाइट पे जो लिखा है पर्यटन वाले 5वीं ही मान लिया जाए, ज़्यादा ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चीनी यात्री जो है थे सुंगयुन, इन्होंने यात्रा कब की थी? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, चलो देख लिया जाए, इसका एक्सप्लेनेशन ही देखते हैं डायरेक्ट। चीनी यात्री जो सुंगयुन थे वो 518 ईस्वी में भारत आए थे। इससे पहले अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौटा था ये। और इनका जो टाइम पीरियड है वो दिया है 515 से 520, 15 से 20 याद रख लो भाई। सुंगयुन आया था 15 से 20। ठीक, एक्चुअल में आया कब था? 18 में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा, अभी तो हम बात किए थे भाई, कनिष्क के टाइम में तो आइडल वर्शिप शुरू हुआ। ठीक है, तो उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस तो है नहीं। आगे है वे शिक्षक जिसने बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया। भाई इनके आलारक्राम जो है गुरु थे, सबको पता है। ठीक, कौंडिन्य एवं कालदेव कोई मतलब नहीं है। आनंद एवं असगोत ये तो ना, ठीक, आनंद तो चेला था इनका। आगे देखें आलार कलाम और हाँ दूसरा नाम जो है रुद्रक रामपुत्र का आता है, सही बात है, ये दोनों लोग होंगे। ठीक है, आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र देख लेते हैं। हाँ, महाविनिष्क्रमण की खोज के बाद महाविनिष्करण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध जो है आलार कलाम के आश्रम पहुँचे थे और दीक्षा ली थी, सही बात है। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या भी की, किंतु यार मज़ा नहीं आया उनको। आलार कलाम जो है सांख्य, ये इंपॉर्टेंट बात है, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। वैसे आप लोग जानते होंगे, बहुत ही कॉमन पॉइंट है। और आगे बात करें तो अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे
अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, लेकिन फिर आगे चल के उनको समझ में आया भाई ज्ञान तो अंदर है, खुद ही से मिलेगा। ठीक है। ओशो भी कहते हैं कि भाई अगर जो है महावीर ने जो है तपस्या की, महावीर ने अपना रास्ता जो है चुना, खोजा, तो महावीर जाने। अगर बुद्ध ने अपना किया तो बुद्ध जाने। अगर तुम अपना करोगे तो तुम अपना रास्ता चुनोगे, जानोगे, तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है। किसी की दीक्षा उछल लेने से मज़ा नहीं आता। ठीक, आगे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? भाई अहिंसा कौन कहता है समान नहीं है? वेदों के प्रति उदासीनता, दोनों में जाहिर सी बात है समान है। आत्मदहन, हाँ इसमें थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। रीत रिवाजों को अस्वीकृत, ये तो दोनों लोग ही करते हैं। आत्मदहन और भोग का अति परिहार जो है एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया जाता है। बुद्ध क्या थे? मध्यम मार्ग वाले थे। बहुत ज़्यादा वो मतलब कि क्या कहते हैं, एक्सट्रीम चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। जैसे जैन का तो अपना सिस्टम ये अलग था, उनका मुंडन भी करना था तो उनको अपने बालों को खींच के, मतलब कि एक एक बाल को उखाड़ के जो है वो अपना मुंडन करते थे। बुद्ध बोले ये सब चीज़ें ठीक नहीं भाई, छुरा लो आराम से, जो है साफ़ करो अगर ऐसा कुछ करना ही है तो। ये सब चीज़ें क्या है, एक्सट्रीम चीज़ों में उनका विश्वास नहीं था। वो उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया था। बुद्ध के बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी है। एक कहानी ऐसा भी है कि एक बार जो है बीणा की बात आती है कि बीणा बजा रहे थे जब अपने जो है महल में थे, तभी, या नहीं वो बीणा नहीं बजा रहे थे, कोई जो है बीणा लेके जो है बजाया जा रहा था, तो उसने जो है उस तार को जो है जब बहुत ज़्यादा ढीला कर दिया था तो बीणा में अच्छी आवाज़ नहीं आ रही थी, और बहुत कस के जो है टाइट कर दिया उसको, तो भाई वायर ही टूट गया। लेकिन जब उसने मीडियम में चीज़ों को रखा तो बहुत ही ख़ास धुन सुनाई दिया। तो बुद्ध का एक ये रहता है कि वहाँ से चीज़ों को अडॉप्ट किया उन्होंने। ठीक है। तो ऐसी कहानियाँ तो रहती हैं बहुत सारी। कहानियों के लिए समय नहीं है, बाकी कहानियाँ मेरे पास बहुत हैं इनको लेके, क्योंकि ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट पर्सन है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र क्या था? वैष्णव धर्म, तंत्र का, जैन का, नालंदा तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है भाई। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के टाइम बना था। हाँ सही बात है। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था, और बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त तथा बालदित नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया था।